स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक भूमिका क्या है? ए. अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर संसदीय सत्र की अध्यक्षता करना। बी. संसद के नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा नए अध्यक्ष का चुनाव कराना। सी. संसदीय स्थायी समिति को विधायी जांच में सहायता करना। डी. वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में वित्तीय विधेयकों का प्रबंधन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत की जाती है, जो अध्यक्ष के चुनाव तक उसके कर्तव्यों का पालन करता है। प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाता है। स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के लिए मतदान प्रक्रिया का संचालन करता है। वह फ्लोर टेस्ट भी आयोजित करता है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। आकाश मिसाइल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे डीआरडीओ द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों को एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों जैसे हवाई खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। 2. आकाश मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता लगभग 25 से 30 किलोमीटर है, जिससे यह मध्यम ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह भारत में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों जैसे विभिन्न हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया था और इसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इसकी रेंज लगभग 25 से 30 किलोमीटर है, जिससे यह मध्यम ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है, अतः कथन 2 सही है। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रखने और उन पर हमला करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका तात्पर्य बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऐसे ऋणों या अग्रिमों से है जिनसे आय उत्पन्न होना बंद हो गया है क्योंकि उधारकर्ता ने 180 दिनों तक ब्याज का भुगतान नहीं किया है। 2. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि मूलधन या ब्याज की किश्तें 2 फसल मौसम चक्रों तक बकाया रहती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गैर निष्पादित परिसंपत्ति या एनपीए यह बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए ऋण या अग्रिमों को संदर्भित करता है जो अब ऋणदाता के लिए पैसा नहीं लाते हैं क्योंकि उधारकर्ता कम से कम 90 दिनों के लिए ऋण के मूलधन और ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है, अतः कथन 1 सही नहीं है। कृषि ऋण के लिए अल्पावधि फसलों हेतु दिया गया ऋण एनपीए माना जाएगा यदि मूलधन या ब्याज की किश्त 2 फसल मौसमों के लिए बकाया रहती, अतः कथन 2 सही है। लंबी अवधि की फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए माना जाएगा यदि मूलधन या ब्याज की किश्त 1 फसल मौसम के लिए बकाया रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम उत्पाद में किया जाता है। 2. भारत के लगभग 60% बॉक्साइट भंडार ओडिशा में केंद्रित है। 3. आर्थिक दृष्टि से एल्यूमीनियम लौह अयस्क और तांबे के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आधार धातु है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में विश्व का 5वां सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम बनाने में किया जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह मुख्य रूप से हाइड्रेटेड एल्यूमीनियम ऑक्साइड से बनी चट्टान है। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः बीयर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना के उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत के लगभग 60% बॉक्साइट भंडार ओडिशा में केंद्रित है, अतः कथन 2 सही है। बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः लैटेराइट से जुड़े हैं तथा गुजरात और गोवा के तटीय क्षेत्रों को जोड़कर पहाड़ियों एवं पठारों पर आवरण के रूप में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रमुख उत्पादक बना रहा है और कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 29% रही। इसके बाद चीन 19%, गिनी 18%, ब्राजील 10% और भारत 7% का स्थान रहा। आर्थिक दृष्टि से एल्यूमीनियम लौह अयस्क और तांबे के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आधार धातु है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वेदर बैलून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1.
ये हीलियम या हाइड्रोजन से भरे बड़े लेटेक्स बैलून हैं जिनका उपयोग मौसम विज्ञानी ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए करते हैं। 2. वे सतही प्रेक्षणों और उपग्रह डेटा के बीच के अंतर को कम करने में मदद करते हैं तथा सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए आवश्यक वायुमंडल की विस्तृत ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है? ये सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वेदर बैलून। वेदर बैलून बड़े लेटेक्स गुब्बारे होते हैं जो हीलियम या हाइड्रोजन से भरे होते हैं, जिन्हें मौसम विज्ञानी ऊपरी वायुमंडल 5000 फीट से ऊपर का अध्ययन करने के लिए उपयोग करते हैं। अतः कथन एक सही है। यह सतही अवलोकनों और उपग्रह डेटा के बीच के अंतर को पाटने में सहायता करता है तथा सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए आवश्यक वायुमंडल की विस्तृत ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत KVIC द्वारा वर्ष 2017-18 में हनी मिशन शुरू किया गया था। 2. विश्व मधुमक्खी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की एक पहल है और इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में मधुमक्खियों एवं परागणकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत KVIC द्वारा वर्ष 2017 से 18 में हनी मिशन शुरू किया गया था। अतः कथन एक सही है। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एवं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं हनी मिशन पारंपरिक मधुमक्खी पालकों को क्लस्टर बनाने तथा स्थायी रोजगार के क्रम में प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनरी प्रदान करके सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। NBHM का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 20 मई को मनाए जाने वाले विश्व मधुमक्खी दिवस 2018 की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी ताकि पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में मधुमक्खियों और परागणकों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, PM यशस्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. ओबीसी छात्रों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। बी. कक्षा 12 से आगे की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना। सी. जनजाति युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। डी. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। PM यशस्वी या वाइब्रेंट इंडिया के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप पुरस्कार योजना कक्षा 12 से आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले OBC, EBC और विमुक्त खानाबदोश जनजातियों के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना तथा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? ए. किश्तवाड़, बी. अनंतनाग, सी. पुलवामा, डी. जम्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. किश्तवाड़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह रणनीतिक रूप से चेनाब नदी और उसकी सहायक नदियों सिंगत और बेला के संगम के निकट स्थित है। किश्तवाड़ अपने दुर्गम भूभाग और जल विद्युत क्षमता के लिए जाना जाता है, जो इसे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनाता है जो क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में योगदान करते हैं। यह उत्तरी क्षेत्र में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कछुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? ए. हरा समुद्री कछुआ, बी. लॉगरहेड कछुआ, सी. हॉक्सबिल कछुआ, डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मीठे पानी के कछुओं की 30 प्रजातियों का घर है, जिनमें से 26 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। भारत में समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ऑलिव रिडले, ग्रीन, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक, ये सभी WPA 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से निकलती है? ए. जास्तर रेंज लद्दाख, बी. हिमाचल प्रदेश का ऊपरी हिमालय, सी. शिवालिक पहाड़ियां उत्तराखंड, डी. पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हिमाचल प्रदेश का ऊपरी हिमालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिमालय से निकलती है, जो चंद्रा और भागा नदियों के संगम से टांडी में बनती है। चिनाब नदी की प्रमुख सहायक नदियों में थिरोट, सोहल, भूतनाला, लिद्दरारी और मरुसुदर शामिल है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है,
गैलापागोस द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे प्रशांत महासागर में स्थित हैं और इक्वाडोर का हिस्सा हैं। 2. वर्ष 1978 में ये द्वीप यूनेस्को के पहले विश्व धरोहर स्थल बन गए। 3. यहाँ पाए जाने वाले गैलापागोस पेंगुइन, गैलापागोस फर सील और गैलापागोस सी लायन को IUCN सूची में सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गैलापागोस द्वीप समूह वे प्रशांत महासागर में स्थित हैं और इक्वाडोर का हिस्सा है, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1978 में ये द्वीप यूनेस्को के पहले विश्व धरोहर स्थल बन गए, अतः कथन 2 सही है। गैलापागोस द्वीप समूह गंभीर रूप से लुप्तप्राय गैलापागोस पेंगुइन, गैलापागोस फर सील और गैलापागोस सी लायन का आश्रय स्थल है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुनमिंग मॉन्ट्रियल GBF को जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था? A 2018, B 2020, C 2022, D 2024। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।